चाहे हो कोई भी एग्जाम, इंग्लिश का पीवाईक्यू सीरीज है आपकी हर परेशानी का समाधान। अगर आपको भी एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन ओपन होते ही हर क्वेश्चन देखा देखा सा लगता है पर सॉल्यूशंस आप नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। ठीक है, तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर हम सिर्फ सॉल्यूशंस करके ही चीज़ों को छोड़ नहीं देते। यहाँ पर हम एक-एक क्वेश्चन को रूट, कॉन्सेप्ट और रूल के साथ समझते हैं, जिससे कि एक-एक चीज़ों की क्लैरिटी होती है, कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, जिससे कि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर जो सेम रूल या फिर सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 28 तक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर 2025 का सिफ्ट नंबर 1। डन? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर जो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आगे आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक से। एंड फिल इन द ब्लैंक में आपको बोला गया है डिस्पाइट ओवरवेलमिंग एविडेंस ही रिमेन्ड डैश इन हिज बिलीफ। मतलब कि अत्यधिक सबूतों के बावजूद, एविडेंस का मतलब क्या है? सबूत, और डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इसका मतलब क्या है? अत्यधिक। तो अत्यधिक सबूतों के बावजूद ही रिमेन्ड डैश इन हिज बिलीफ, वह अपने विश्वासों पर अड़िग टीका। यानी कि अत्यधिक सबूतों के बावजूद वह अपने विश्वासों पर टिका रहा। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब हो अड़िग, और यहाँ पर भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। आपको वर्ड तो गिवन है लेकिन उस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग क्या है वो आपको बताना है। तो चलिए रूट के साथ मैं इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो वो वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट में ऑब का मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट या फिर विरुद्ध, और स्टीनेट यानी कि स्टीनेर या फिर स्टेर का मतलब होता है टू स्टैंड, यानी कि खड़ा रहना। अब ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या हो गया? टू स्टैंड अगेंस्ट, यानी कि किसी बात के खिलाफ जिद्दी तरीके से खड़े रहना। ये है एक एडजेक्टिव, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है स्टूबर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन और एक्शन, यानी कि जिद्दी, हठी, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला। ओके, तो आपको मेनली यहाँ पर स्पेलिंग पर ध्यान देना है। स्पेलिंग क्या है? ऑब स्टी नेट। ओके, यहाँ पर आएगा अड़िग के लिए ऑब स्टी नेट, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहने वाला, यानी कि जिद्दी या फिर हठी। अब यहाँ पर देखिए ऑब ऑब ऑब, यहाँ डबल बी है, ये हो जाएगा रॉन्ग। स्टीनेट, यहाँ पर ई एक्स्ट्रा दे दिया है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर डबल टी है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से। यहाँ पर आपको बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन इसका। रवि हैज़ ऑलवेज बीन अ पर्सन हु vehemently opposes authority, control and tradition, often challenging every rule set before him। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रवि हमेशा से ही सत्ता, नियंत्रण और परंपराओं का पूरे जोश के साथ विरोध करने वाला व्यक्ति रहा है, जो अक्सर अपने सामने रखे गए हर नियम को चुनौती देता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो शासन, नियम और नियंत्रण का विरोध करे उसको हम क्या बोलते हैं?
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में था कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट में कन का मतलब टुगेदर और फॉर्म का मतलब सेप, यानी कि अ पर्सन हु फॉलो रूल एंड सोशल नॉर्म्स, यानी कि नियमों और परंपराओं का पालन करने वाले को हम बोलेंगे कन्फर्मिस्ट। ओके, नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट है अ पर्सन हु एक्सपेक्ट पॉजिटिव आउटकम्स, यानी कि जो हमेशा अच्छा सोचता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट। उसके बाद है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट में एन का मतलब होता है विदाउट और आ का मतलब होता है रूल, यानी कि अ पर्सन हु अपोज अथॉरिटी और रूल, यानी कि जो शासन और नियमों का विरोध करता है उसको बोलते हैं एनार्किस्ट। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिशनलिस्ट, यानी कि अ पर्सन हु फॉलो ट्रेडिशन स्ट्रिक्टली, यानी कि वो इंसान जो परंपराओं को एकदम ही नियमित रूप से या फिर बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करे। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट वो है जो नियमों और परंपराओं का पालन करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा चाहिए जो कि नियमों और परंपराओं का पालन नहीं करता है, तो इसीलिए ये होगा नहीं। अब नेक्स्ट है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो होता है जो हमेशा अच्छा सोचता है, तो यहाँ पर ये भी कोई सेंस नहीं है। ट्रेडिशनलिस्ट वो होता है जो हर परंपरा का पालन करता है, तो ये भी गलत है। एनार्किस्ट वो होता है जो कि सारी परंपरा और अथॉरिटी एंड कंट्रोल्स को अपोज करे, यानी कि वो ना माने, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 3 है सिनोनियम से, एंड सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया है ग्रुम्पी का। अब इसका रूट और इसका मीनिंग देखते हैं। तो ग्रुम्पी का ब्रेकडाउन अगर हम करें तो इसमें जो रूट है ग्रुम्प, इसका मतलब होता है बैड टेम्पर्ड पर्सन, यानी कि चिड़चिड़ा व्यक्ति। वाई यहाँ पर हैविंग क्वालिटी या फिर फुल ऑफ के लिए यूज हुआ है, यानी कि इससे भरा हुआ। ओके, ग्रुम्पी, ग्रुम्पी का मतलब क्या हो गया, फुल ऑफ ग्रुम्प, यानी कि बैड मूड वाला, जो हर समय चिड़चिड़ा या खराब मूड में रहता है। ओके, और यहाँ पर ये है एक एडजेक्टिव, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है इजीली अनॉयड और इन अ बैड मूड, यानी कि चिड़चिड़ा, जल्दी गुस्सा होने वाला एंड खराब मूड वाला। डन। अब यहाँ पर इसके सिनोनियम और एंटोनियम्स देखिए, तो सिनोनियम में यहाँ पर चिड़चिड़ा से रिलेटेड होगा और एंटोनियम में अच्छे मूड वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इरिटेबल चिड़चिड़ा, मूडी बदलता हुआ स्वभाव, क्रैंकी झुझलाया हुआ, ग्राउची चिड़चिड़ा या फिर खींचा हुआ, बैड टेम्पर्ड यानी कि गुस्सैल। अब इसका विपरीत जो वर्ड है वो देखिए, फ्रेंडली मिलनसार, पोलाइट विनम्र, काम शांत, चीरफुल खुश मिजाज, प्लीजेंट सुखद अच्छा व्यवहार। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमें दिया गया था ग्रुम्पी। ग्रुम्पी का मतलब था चिड़चिड़ा या फिर खराब व्यवहार। ओके, यहाँ पर हमें इसका सिनोनियम ही चाहिए। अब ऑप्शंस देखते हैं। फ्रेंडली का मतलब क्या है, मिलनसार। तो ये तो इसका एंटोनियम हो गया, इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। ओके, पोलाइट का मतलब विनम्र, तो ये भी एंटोनियम है, ये भी नहीं होगा। काम का मतलब शांत, तो ये भी नहीं होगा। इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। डन। क्वेश्चन नंबर 4 है एंटोनियम से, एंड यहाँ पर आपको पूछा गया है ट्रांजिटर का एंटोनियम। तो ट्रांजिटर में ट्रांस जो है उसका मतलब होता है अक्रॉस या फिर बियॉन्ड, यानी कि पार या फिर आगे, और इर का मतलब या फिर इट का मतलब यहाँ पर है टू गो, यानी कि जाना, और ओ आर वाई का मतलब है रिलेटेड टू। ओके, से संबंधित। अब इस ट्रांजिटरी का मतलब डेट विच गो अवे, यानी कि जो जल्दी चला जाए या फिर टिकाऊ ना हो, ये है एक एडजेक्टिव। अब यहाँ पर देखिए लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, टेम्परेरी,
ओके, यानी कि अस्थाई, क्षणिक, थोड़े समय के लिए रहने वाला। डन। अब इसका सिनोनियम और एंटोनियम देखिए। सिनोनियम होगा कम समय के लिए और एंटोनियम होगा ज़्यादा समय के लिए। ओके, तो टेम्परेरी अस्थाई, फ्लीटिंग क्षणभंगुर, मोमेंट्री क्षणिक, शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक, एफिमेरल क्षणिक ना टिकने वाला। अब एंटोनियम देखिए, एटर्नल यानी कि सदैव रहने वाला, शाश्वत। ओके, परमानेंट स्थायी, एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाला, एंड्यूरिंग लंबे समय तक रहने वाला, परपीटुअस निरंतर या फिर अनंत। ओके, ट्रांजिटरी का मतलब था अस्थाई या फिर क्षणभंगुर। यहाँ पर इसका एंटोनियम पूछा गया है, तो एंटोनियम क्या होगा? स्थायी और निरंतर। ओके, यानी कि लंबे समय तक रहने वाला। ओके, और ये क्या है? छोटे समय तक रहने वाला। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग क्या है? क्षणभंगुर। ये क्या है? इसका सिनोनियम है, हमें एंटोनियम चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए मोमेंट्री। मोमेंट्री भी क्या है? सिनोनियम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्षणिक, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। टेम्परेरी, ये भी सिनोनियम है क्योंकि इसका मतलब होता है अस्थाई, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इटर्नल, इटर्नल होता है शाश्वत, यानी कि ज़्यादा समय तक रहने वाला। स्थाई। ओके, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। डन। क्वेश्चन नंबर 5 है ईडियम से, और ईडियम पूछा गया है ईट क्रो। तो चलिए सबसे पहले ये ईट क्रो ईडियम आया कैसे है और इसके पीछे की कहानी क्या है वो देखते हैं। यह ईडियम अमेरिका की एक 9वीं सदी के लोक कथा से जुड़ा माना जाता है। एक आदमी ने दावा किया कि उसने एक खास प्रकार का पक्षी मारा है, लेकिन जब जांच हुआ तो पता चला कि वह एक क्रो यानी कि कौवा था, जिसे खाना अशुभ और अपमानजनक माना जाता था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे मजबूर किया कि वह अपनी गलती माने और उसी क्रो को खाए। अब इस घटना से ईट क्रो का मतलब बन गया गलती मानकर अपमान झेलना। ओके, अब इसका मीनिंग देखिए। टू एडमिट दैट यू वर रॉन्ग एंड फील एम्बेरस्ड अबाउट इट। अपनी गलती मानना और अपमान सहना, शर्मिंदगी झेलना। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिनोनियम वाले ईडियम और एंटोनियम वाले ईडियम मैं आपको बताती हूँ। ईट हम्बल पाई, यानी कि अपनी गलती मानकर शर्मिंदा होना। ओके, फिर है स्वेलो वंस प्राइड, यानी कि अपना घमंड छोड़ना। बैक डाउन, अपनी बात से पीछे हटना। क्लाइम डाउन, झुक जाना, हार मान लेना। ओन अप, यानी कि अपनी गलती स्वीकार करना। तो ये सारा क्या है? अपनी गलती मानना और शर्मिंदगी महसूस करना, इससे रिलेटेड है। अब इसका ईडियम एंटोनियम वाला देखिए। स्टैंड वंस ग्राउंड, यानी कि अपनी बात पर अड़े रहना। स्टिक टू वंस गन, यानी कि अपने निर्णय पर कायम रहना। होल्ड फॉर्म, यानी कि डटे रहना। रिफ्यूज टू बल्ज, यानी कि बिल्कुल ना झुकना। डिग इन वंस हिल, जिद पर खड़े रहना। तो इसका मतलब क्या है? अपनी बात पर अड़े रहना, अपने निर्णय पर अड़े रहना और बिल्कुल भी झुकना नहीं। लेकिन इसका मतलब क्या था? झुकना, अपनी गलती मान लेना और शर्मिंदगी महसूस करना। ओके, अब ऑप्शंस देखिए। इंजॉय लग्जूरियस फूड, नहीं। गिव लेविश चैरिटी, नो। सफर फिजिकल पनिशमेंट, नो। एडमिट वंस एरर एंड एंड्योर
ह्यूमिलिएशन। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, अपनी गलती मानना और अपमान झेलना। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है ईडियम से, एंड ईडियम पूछा गया है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब इसका मतलब क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है वो देखिए। यह ईडियम मध्यकालीन इंग्लैंड के समय से जुड़ा है, जब अंग्रेज सैनिक लॉन्गबो यानी कि लंबा धनुष का उपयोग करते थे। लॉन्गबो बहुत शक्तिशाली होता था, लेकिन उसे खींचना यानी कि ड्रैग करना आसान नहीं था। कुछ लोग अपनी ताकत या युद्ध कौशल को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए दावा करते थे कि वे बहुत दूर तक और बहुत ताकत से लॉन्ग बो चला सकते हैं, यानी कि लंबे धनुष को चला सकते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं था। धीरे धीरे ड्रैग द लॉन्ग बो का मतलब हो गया ऐसी बातें करना जो बढ़ा चढ़ाकर या फिर अविश्वसनीय हो। जैसे कि आपने अलंकार कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो वहाँ पर आपने अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ा होगा। उसका मतलब क्या होता है? चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। तो यहाँ पर भी क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का एग्जाम्पल है ये, कि आप मान सकते हैं हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि हनुमान जी के बारे में। ओके, अब यहाँ पर इस इडियम का मीनिंग देखिए। टू टेल एग्जैगरेटेड और अनबिलीवेबल स्टोरीज, टू स्ट्रेच द ट्रुथ, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर या झूठी कहानी बताना, अविश्वसनीय बातें कहना। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिनोनियम वाले इडियम। स्ट्रेच द ट्रुथ, सच को बढ़ा चढ़ाकर बताना। स्पाइन अ यान, यानी कि मनगढ़ंत कहानी बनाना। टॉल स्टोरी, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी। ब्लो थिंग्स आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, बात को बहुत बढ़ा देना। कुक अप अ स्टोरी, झूठी कहानी गढ़ना। एंटोनियम वाले इडियम देखिए। कॉल अ स्पैड, यानी कि साफ साफ सच कहना। यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर चीज़ों को थोड़ा दर्शाया जाता है, यानी बढ़ा चढ़ाकर थोड़ा झूठ भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एक चीज़ क्लैरिटी के साथ कि जैसा हुआ है वैसा ही बताया जाता है, और यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। तो अब देखिए स्टिक टू द फैक्ट्स, यानी कि तथ्यों पर टिके रहना। टेल इट लाइक इट इज़, जैसे है वैसे कहना। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना। ले बेयर द ट्रूथ, सच्चाई उजागर करना। ओके, तो ये हो गया सिनोनियम और ये हो गया एंटोनियम। तो इसका मतलब क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बातें करना। टू रोमांटिकाइज हिस्ट्रिकल इवेंट, इसका मतलब है ऐतिहासिक घटनाओं को रोमांटिक चित्रण करना। नहीं। टू डिले जस्टिस डेलिब्रेटली, यानी कि जानबूझकर न्याय में देरी करना। नो। टू कॉन्फ्लेट मिथ विद रियलिज्म, यानी कि मिथ को यथार्थ के साथ मिला देना। नो। टू फैब्रिकेट और एक्साग्रेट विद लिटिल क्रेडिबिलिटी, यानी कि कम विश्वसनीयता के साथ मनगढ़ंत बातें बनाकर या फिर बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको वो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है जिसका मतलब है अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन नेशन, यानी कि दो नेशंस के बीच में जो फॉर्मल एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी स्पेलिंग आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए जो दो नेशंस के बीच में फॉर्मल एग्रीमेंट होता है उसको हम ट्रीटी बोलते हैं। अब यहाँ पर ट्रीट का मतलब होता है टू हैंडल या फिर टू नेगोशिएट, यानी कि व्यवहार करना या फिर बातचीत करना। वाई यहाँ पर नाउन का सफिक्स है।
ओके, तो यहाँ पर ट्रीटी का मतलब हो जाता है रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशन, यानी कि बातचीत या फिर समझौते के बाद बना आधिकारिक एग्रीमेंट। ये है एक नाउन और इसका इंग्लिश में मीनिंग है अ फॉर्मल एंड ऑफिशियल एग्रीमेंट बिटवीन टू एंड मोर कंट्रीज, यानी कि दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया औपचारिक समझौता या फिर संधि। ओके, उसी को हम ट्रीटी बोलते हैं। आपको स्पेलिंग याद रखना है, ट्रीटी यानी कि TREATY, ट्रीटी। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये फॉर्मल एग्रीमेंट दो नेशंस के बीच होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, EY, और यहाँ ए भी मिसिंग है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ ए की जगह ई एक्स्ट्रा दे दिया है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ इन्होंने ए को गायब ही कर दिया है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 1 डन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है उस वर्ड का जिसका मतलब होता है टू कॉम्प्लेक्स और ऑब्सक्योर नॉलेज। तो चलिए देखते हैं, ये है आइसोटेरिका। इसमें आइसोटेरिक जो वर्ड है, इसमें से आइसो, इसका मतलब है इनर या फिर विदिन, यानी कि अंदर या फिर भीतरी। ओके, और टेरिक का मतलब है यहाँ पर रिलेटेड टू, और अ है यहाँ पर प्लूरल नाउन फॉर्म करने वाला, यानी कि चीज़ों को समूह में बताता है। यहाँ पर ए लगा है, इसका मतलब ये वर्ड क्या है? प्लूरल है। अब ये आइसोटेरिका का मतलब है इनर या फिर हिडन नॉलेज, यानी कि ऐसा ज्ञान जो आम लोगों के लिए नहीं, केवल खास लोगों के लिए हो। ये है एक नाउन, और यहाँ पर बोला गया है कि नॉलेज डैट इज कॉम्प्लेक्स, स्पेशलाइज्ड और अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जटिल, रहस्यमय और सीमित लोगों द्वारा समझा जाने वाला विषय ज्ञान, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटेरिका बोलते हैं। ओके, अब आप इसको प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हैं, आइसोटेरिका या फिर ईसोटेरिका। डन। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या था, ईसोटेरिका। ओके, अब ऑप्शंस चेक करते हैं। ईसो 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 ईसो, यहाँ पर देखिए डबल टी है, रॉन्ग। टी के बाद यहाँ ई की जगह ओ है, ये भी रॉन्ग। यहाँ पर देखिए डबल आर है, ये भी रॉन्ग। ये है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 9 है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और यहाँ पर पूछा गया है अ रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि कोई एक इंसान जो खुद की कहानी खुद लिखा हो, उसको क्या बोलते हैं? ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हम एक एक ऑप्शंस को उठाएंगे और उसका मतलब जानेंगे। जैसे कि बायोग्राफी, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी कि जीवन, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग या फिर लेख। अब इसका मीनिंग है अ रिटन अकाउंट ऑफ समवन एल्स लाइफ, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन का लेख, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। किसी दूसरे के जीवन के बारे में अगर हम लिखेंगे तो उसको बायोग्राफी बोलेंगे। उसके बाद देखिए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम क्या होता है? टू रिमेंबर, यानी कि याद रखना। एन ऑफिशियल नोट और रिकॉर्ड यूज फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आधिकारिक सूचना या फिर नोट, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम। अब देखिए मेमोयर, मेमोयर का मतलब होता है मेमोरी यानी कि स्मृति। अब इसका मतलब है कि अ पर्सन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जीवन की कुछ खास यादों का वर्णन, उसको हम बोलते हैं मेमोयर। ओके, इसके बाद देखिए ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि स्वयं, बायो का मतलब लाइफ यानी कि जीवन, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग यानी कि लेखन। अब इसका मतलब हो गया अ रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ, यानी कि अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखना। अगर आप अपने जीवन की कहानी स्वयं लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम ऑटोबायोग्राफी, अगर आप किसी और के जीवन की कहानी लिखेंगे तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी। ओके,
यहाँ पर ऑटो क्यों लगा, यानी कि सेल्फ होता है ऑटो का मतलब। ओके, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अब यहाँ पर देखिए, बायोग्राफी होता है किसी और की जीवन की कहानी लिखना, तो ये होगा नहीं। मेमोरेंडम होता है ऑफिशियल नोट, ये होगा नहीं। मेमोयर होता है जो पुरानी यादें होती हैं उनको लिखना, तो ये भी नहीं होगा। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद की लाइफ की स्टोरी खुद लिखना। ओके, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। क्वेश्चन नंबर 10 है फिलिप्स से, और फिलिप्स यहाँ पर दिया गया है, डैश द एनॉर्मलिटी of the challenge the volunteers pressed on resolutely। यहाँ पर द है आर्टिकल, एनॉर्मिटी है नाउन, इसका मतलब होता है विशालता, ऑफ है प्रीपोजिशन, द है आर्टिकल, चैलेंज है यहाँ पर नाउन यानी कि चुनौती, द है आर्टिकल, वॉल्यूंट्रीज है यहाँ पर नाउन, इसका मतलब होता है स्वयं सेवक, प्रेस्ड ऑन है यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, आगे बढ़ते रहे या फिर जारी रखा, तो इसका मतलब हो जाएगा जारी रखा। ओके, अब देखिए रिसोल्यूटिव, रिसोल्यूटिव का मतलब यहाँ पर है दृढ़ता से। तो अब इसकी हिंदी देखिए, मतलब यहाँ पर ये बोलना क्या चाहते हैं, यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि चुनौती की विशालता को देखते हुए स्वयं सेवक दृढ़ता से आगे बढ़ते रहे। ओके, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी थी, उसको देखते हुए भी जो वॉलंटियर्स थे वो आगे बढ़ते रहे। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन है, और नाउन के जस्ट पास हम नाउन का यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पर आर्टिकल है, तो यहाँ पर या तो प्रीपोजिशन आएगा या फिर कोई और वर्ड आएगा। तो चलिए पहले मैं आपको रूल बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए गिवन, गिवन एज अ प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं, और गिवन प्लस नाउन फ्रेज गिवन हो तो उसका मतलब होता है कंसीडरिंग या फिर इन व्यू ऑफ, यानी कि को देखते हुए। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या था कि जो चुनौतियों की विशालता को देखते हुए गिवन प्लस सिचुएशन प्लस मेन क्लोज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो गिवन द वेदर, यानी कि मौसम को देखते हुए, वी स्टेड होम, हम घर पर रहे। तो यहाँ पर ये मेन क्लोज ये है, सब्जेक्ट वर्ब, क्लोज बन गया, मेन क्लोज है ये। एंड ये सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, वेदर, और ये गिवन यहाँ पर है। डन। तो इसी तरीके से ये गिवन नाउन फ्रेज से पहले लगता है और इसका मतलब या सेंस देता है को देखते हुए। तो अब यहाँ पर देखिए द वॉलंटरीज था सब्जेक्ट और प्रेस्ड था वर्ब, तो ये हो गया मेन क्लोज। ओके, जैसा कि स्ट्रक्चर आपने देखा उसके अकॉर्डिंग मैं रिलेट करवा रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए ये है सिचुएशन, ठीक है, एंड एक ये नाउन फ्रेज है, इसके साथ क्या यूज़ होगा यहाँ पर, गिवन। अब ये गिवन क्या सेंस देगा कि जो चैलेंजेस थे उनकी विशालता, यानी कि ज़्यादा मात्रा में चैलेंजेस को देखते हुए भी जो वॉलंटियर्स थे वे दृढ़ता से आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए
फोर जो होता है वो पर्पस बताता है, यहाँ पर कोई पर्पस बताने का सेंस है नहीं। और ऊपर से आपने स्ट्रक्चर भी देखा कि यहाँ पर ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। डन। अब देखिए बिकॉज, बिकॉज क्या बताता है, कारण बताता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, मान लिया कि, और ये कॉन्ट्रास्ट बताता है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। गिवन यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है, गिवन यहाँ पर सेंस दे रहा है को देखते हुए, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। डन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर एरर डिटेक्ट करना है आपको। एंड यहाँ पर बोला गया है इट इज द अनसर्टेनिटी ऑफ हाउ द काउंसिल इंटेंड टू प्रोसीड दैट सीम टू हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह उस अनिश्चितता के बारे में है कि परिषद आगे कैसे बढ़ने का इरादा रखती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे उत्पन्न किया गया है। द मोस्ट अनरेस्ट एमंग दोज, उन लोगों के बीच सबसे अधिक अशांति, वेटिंग फॉर रेगुलेटरी क्लियरेंस, जो नियामक अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग है यह उस अनिश्चितता के बारे में है कि काउंसिल कैसे आगे बढ़ने का इरादा रखती है, जिसे उत्पन्न किया गया है, ऐसा देखने में लगता है। उन लोगों के बीच सबसे अधिक अशांति है जो नियामक अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये है इट, ये है प्रोनाउन, इज है वर्ब, द है आर्टिकल, अनसर्टेनिटी यहाँ पर है नाउन, टी लगा है, ऑफ है यहाँ पर प्रीपोजिशन, हाउ है एडवर्ब, द है आर्टिकल, काउंसिल है नाउन, इंटेंट्स है वर्ब, टू है यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रोसीड है यहाँ पर वर्ब। ओके, अब ये टू प्रोसीड को हम बोल सकते हैं इन्फिनिटिव है ये। यहाँ पर डेट का यूज हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। सीम है यहाँ पर वर्ब, टू हैव क्रिएटेड ये है एक फ्रेजल वर्ब। ओके, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट अनसर्टेनिटी, यहाँ पर ये जो इट यूज हुआ है इस अनसर्टेनिटी के लिए ही यूज हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह इस अनसर्टेनिटी के बारे में है कि कैसे काउंसिल आगे बढ़ने का इरादा रखती है। तो इसके बाद ये जो आया है ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए ये वर्ब यूज हुआ है, तो ये एक पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये। ओके, अब देखिए डेट सीम टू हैव क्रिएटेड, अब ये डेट रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है इस अनसर्टेनिटी के लिए, जो अनसर्टेनिटी दिख रहा है कि उससे उत्पन्न किया गया है, यानी कि वो अनसर्टेनिटी जो है, यानी कि अनिश्चितता जो है वो पहले से नहीं थी, ये इस काउंसिल को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है, जिसे कि उत्पन्न किया गया है, जिसे कि क्रिएट किया गया है। तो अगर ये जो डेट है इसके लिए यूज़ हुआ है, तो अगर आप देखेंगे ये जो अनसर्टेनिटी है ये है एक सिंगुलर नाउन। ओके, और यहाँ पर ये काउंसिल के लिए ये वर्ब यूज़ हुआ था, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई वर्ब आपने नहीं देखा। तो यहाँ पर इस डेट के बाद ये जो वर्ब आया है ये वर्ब इसके लिए ही है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर नाउन है, तो हमें भी सिंगुलर वर्ब चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो वर्ब होता है इसमें अगर एस या ईएस लगा होता है तो इसको हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं, और अगर जो यहीं पर इसके साथ एस या ईएस कुछ भी नहीं लगा होता तो इसको हम प्लूरल वर्ब मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा, ये प्लूरल है, लेकिन हमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिम की जगह क्या हो जाएगा, सिम्स। तो एरर कहाँ है, पार्ट नंबर 2 में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पार्ट नंबर 2 में एरर है, सीम की जगह होना चाहिए सीम्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है एक्टिव पैसिव से, और एक्टिव पैसिव में हम अप्लाई करते हैं वीटीआर। पहले वर्ब चेक कीजिए, विल हैव ओपन्ड। तो यहाँ पर एक्टिव में गिवन है आपको विल प्लस हैव प्लस V3। अब यहाँ से टेंस पता कीजिए, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब एक्टिव से पैसिव जाते समय इसका रूल क्या हो जाएगा, विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए विल बी, ये हो जाएगा रॉन्ग। हैज़ बीन, ये भी रॉन्ग। विल बींग, ये भी रॉन्ग। विल हैव बीन V3। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। डन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पर आपको एरर डिटेक्ट करना है। बोला गया है द प्रोटेस्ट दो पीसफुल इन नेचर, यह विरोध भले ही स्वभाव में शांतिपूर्ण था, वर पोर्ट्रेड बाय ऑफिशियल चैनल, आधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, एज इंस्टिगेटेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कि बाहरी ताकतों द्वारा उस्काया गया हो, एंड आइडियोलॉजिकली ड्राइवन ग्रुप्स, और वैचारिक रूप से प्रेरित समूहों द्वारा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट था वो बाहर से ऐसा लग रहा था कि ये शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, लेकिन यहाँ पर आधिकारिक माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया, यानी कि चैनलों द्वारा दिखाया गया कि जो ये प्रोटेस्ट है उसको बाहरी ताकतों द्वारा उकसाया गया है और वैचारिक रूप से प्रेरित समूहों द्वारा उकसाया गया है। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए, द है आर्टिकल, प्रोटेस्ट है यहाँ पर नाउन, वो भी सिंगुलर नाउन, दो है यहाँ पर कंजंक्शन, एंड पीसफुल है यहाँ पर एडजेक्टिव, इन है यहाँ पर प्रीपोजिशन, एंड नेचर है नाउन, वर है वर्ब, पोर्ट्रेड है यहाँ पर वर्ब, बाय है यहाँ पर प्रीपोजिशन, एंड ऑफिशियल है यहाँ एडजेक्टिव, एंड चैनल्स है नाउन। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है ना, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, और इस प्रोटेस्ट के लिए ये वर्ब यूज़ हुआ है, और ये वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो आपको साफ देखकर पता चल रहा है कि अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल नहीं यूज़ होगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर, वर्ब आना चाहिए वॉज। ओके। तो यहाँ पर क्या एरर है आपको पता चला, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एरर है। अगर जो प्रोटेस्ट सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर भी पार्ट नंबर 2 में एरर है, यहाँ वर की जगह वॉज आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 14 है होमोनिम से, और जैसा कि आप जानते हैं होमोनिम वो वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। यहाँ पर टेन्योर दिया गया है। अब यहाँ पर इस टेन्योर के दो मतलब क्या क्या हैं। एक तो टेन्योर का मतलब होता है समय या फिर अवधि। ओके। और एक टेन्योर का मतलब होता है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा टेन्योर क्या था, 1 साल 2 साल 3 साल, तो उसको भी टेन्योर बोलते हैं। ठीक है। तो एक ये टेन्योर होता है आधिकारिक क्षेत्र से रिलेटेड, आधिकारिक क्षेत्र से रिलेटेड। ओके। तो अब यहाँ पर देखिए इस टेन्योर का मतलब क्या है, द फिलोसोफर्स टेन्योर एट द इंस्टीट्यूशन वॉज लेजेंडरी, यानी कि जो
फिलोसोफर था। जैसे कि अगर आप प्रेज़िडेंट का एक टेन्योर की बात करें, तो जो प्रेज़िडेंट है उसका टेन्योर क्या है, 1, 2, 3 साल जितने भी साल का था, उसी तरीके से जो फिलोसोफर है उसका जो टेन्योर था, इंस्टीट्यूशन के अंदर जब उसने काम किया था, यानी कि जो उसका आधिकारिक टाइम था, कार्यकाल यानी कि उसका जो टेन्योर था, वह प्रसिद्ध था। ठीक है? इस टेन्योर का सेंस किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति का कहीं काम करने का जो समय है, यानी कि आधिकारिक क्षेत्र है, कार्यकाल है किसी चीज़ को, पोजीशन को होल्ड करने का। अगर जो मैं आपको अच्छे से इसका एक्सप्लेन करूँ, तो इसका मतलब होता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग अ पोजीशन। ओके, अब आपको अच्छे से समझ आएगा। उसको हम टेन्योर बोलते हैं, यानी कि कार्यकाल। ओके, तो ये कार्यकाल से रिलेटेड है। कहीं पर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का जो टेन्योर है उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन है जिसका मतलब कार्यकाल से है, तो वो इसका होमोनिम होगा नहीं। लेकिन जिसका मतलब सिर्फ़ किसी टाइम या अवधि को दर्शा रहा है, यानी कि किसी समय को दर्शा रहा है, वही होगा इसका होमोनिम। अब यहाँ पर देखिए, ही लॉस्ट टेन्योर ड्यू टू एकेडमिक मिसकंडक्ट। तो उसने अपना कार्यकाल, यानी कि आधिकारिक क्षेत्र वाला जो कार्यकाल था, जहाँ पर इसको काम मिला था, वो वाला कार्यकाल, उस टेन्योर को मिसकंडक्ट के वजह से इसने खो दिया। यानी कि उसने एकेडमिक मिसकंडक्ट के कारण अपनी स्थायी नौकरी को भी खो दी। तो यहाँ पर भी इसका सेंस कार्यकाल से है, तो इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए, द लीज एग्रीमेंट डिफाइन द टेन्योर बाय क्लोज। अब यहाँ पर वो कौन से टेन्योर की बात हो रही है? जो लीज एग्रीमेंट है, यानी कि लीज समझौता धारा है, इसके अनुसार ये क्या है? आधिकारिक क्षेत्र या फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग एक पोजीशन, यानी कि एक पोजीशन को होल्ड करने का जो कार्यकाल है, उसको डिफाइन कर रहा है कि वो क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे कि एक प्रेसिडेंट या फिर एक गवर्नर या फिर कोई सा भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ले लीजिए, तो उसमें अगर जो आप देखेंगे कि इनका एक पोजीशन को होल्ड करने का, यानी कि एक पोजीशन पर बने रहने का टेन्योर क्या है, तो उसके लिए भी आप चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाँ, इसका 5 साल का टेन्योर है, इसका 3 साल का है, इसका 4 साल का है। तो उस टेन्योर की बात हो रही है ये, कि लीज़ समझौता धारा के अनुसार आधिकारिक कार्यकाल की अवधि को परिभाषित करता है। ठीक है? तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ओके? अब देखिए, कॉलोनियल टेन्योर, वो कार्यकाल जिस समय कॉलोनियल रूल था, उस टाइम का जो लॉ है वर चैलेंज्ड बाय एक्टिविस्ट। तो उनके टेन्योर का, ब्रिटिशर्स के कार्यकाल का, यहाँ पर भी कार्यकाल से रिलेटेड है, जो लॉज बने हुए हैं उसको चैलेंज किया गया एक्टिविस्ट के द्वारा। तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। द स्कल्पचर कैप्चर द टेन्योर ऑफ पेन इन मार्बल। तो यहाँ पर इस टेन्योर का सेंस किया जा रहा है कि जो मूर्तिकार था उसने दर्द की अवधि को मार्बल्स, यानी कि संगमरमर में दर्शाया। तो यहाँ पर इस टेन्योर का अर्थ जा रहा है समय से, अवधि से, यानी कि वो अवधि जिसमें कि दुख है, उस अवधि को इसने मार्बल में दर्शाया। यहाँ पर किसी के भी काम करने के समय का नहीं पता चल रहा है, यानी कि किसी के कार्यकाल का सेंस नहीं जा रहा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 15 है एक्टिव पैसिव से, और यहाँ पर हमें एक पैसिव वॉइस दिया है, इसको एक्टिव वॉइस में करना है कन्वर्ट। यहाँ भी हम वीटीआर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है द एविडेंस वॉज प्रिज्यूम्ड टू हैव फैब्रिकेटेड बिफोर बीइंग प्रेजेंटेड इन कोर्ट। यानी कि यह माना जा रहा है कि सबूतों को अदालत में पेश करने से पहले गढ़ा गया था। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो सबूत था उसको
गढ़ा गया था, लेकिन कैसे गढ़ा गया, या फिर यहाँ पर अगर आप पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो उसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इट या फिर समवन। डन? तो यहाँ पर इट है, तो इट का यूज़ इसी में हुआ है। अब देखिए, टू हैव बीन फैब्रिकेटेड, ये है एक परफेक्ट पैसिव इन्फिनिटिव, ओके। और इसका जो रूल होता है, इसको अगर जो पैसिव से एक्टिव में चेंज करते हैं तो ये बन जाता है हैड प्लस V3, ओके। अब यहाँ पर देखिए बीइंग प्रेजेंटेड, तो ये बीइंग प्रेजेंटेड पैसिव में है, लेकिन एक्टिव में क्या बन जाएगा, V1 प्लस ING, ओके। ये हो जाएगा एक्टिव में। अब यहाँ पर देखिए वॉज प्रिज्यूम्ड, तो ये है सिंपल पास्ट, ओके। अब एक्टिव में अगर आप इसे चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा या तो V2 या फिर इज एम आर प्लस V1, ओके। तो आपको देखना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि ये और ये स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ है हैड बीन फैब्रिकेटेड, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ वॉज है और ये फैब्रिकेटेड वाला यहाँ पर फैब्रिकेशन में चेंज कर दिया, ये होगा नहीं। अब देखिए प्रिज्यूम्ड एंड फैब्रिकेटेड, टू बी फैब्रिकेटेड, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। हैड फैब्रिकेटेड एंड यहाँ पर बीइंग प्रेजेंटेड का प्रेजेंटिंग हो गया है एंड इज प्रिज्यूम्ड हो गया है, सॉरी, यहाँ पर V3। डन? तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से। यहाँ जो हाईलाइटेड पार्ट है इसे आपको करना है इम्प्रूव। यहाँ पर क्या बोला गया है, सी इज़ गुड इन डांसिंग। अब मैंने आपको बताया था कि जो गुड होता है वो अपने साथ लेता है एट, ओके। फिर उसके बाद आता है कोई एक्टिविटी, ओके। और ये एक्टिविटी होता है वर्ब प्लस ING फॉर्म में। डन? तो ये मेनली यूज़ होता है जब हम किसी स्किल या एक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ पर गुड के साथ हम एट का यूज़ करते हैं। डांसिंग क्या है, एक स्किल है या फिर एक एक्टिविटी है, और इसके साथ इन का यूज़ हम नहीं करेंगे, यहाँ पर आना चाहिए एट। एंड इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का ING फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए एट है, लेकिन यहाँ वर्ब का ING फॉर्म नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ विद है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ ऑन है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या है, एट डांसिंग, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन? क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट, VTR करेंगे अप्लाई। तो पहले वर्ब चेक कीजिए, हैज़ प्रिजर्व्ड, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इनडायरेक्ट में दिया गया है आपको हैड प्लस V3। यहाँ से टेंस पता कर लिया आपने। अब इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, तो ये चेंज हो जाएगा सिंपल पास्ट में, ओके, यानी कि V2। तो अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये सेम स्ट्रक्चर गिवन है। यहाँ पर देखिए V2 है, यहाँ पर भी V2 है, यहाँ V1 है, ये हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ V2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द मेंटोर नोटेड, उसने देखा, यहाँ रिमार्क्ड वाला होगा नहीं क्योंकि ये इनडायरेक्ट में रिमार्क्ड यूज़ होता है और डायरेक्ट में हम सेड का यूज़ करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ सेड है, यहाँ भी सेड है।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ हिज है और यहाँ भी हिज है, यहाँ क्या है, योर, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, डन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच आपको गिवन है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट। VTR अप्लाई कीजिए, वर्ब चेक कीजिए। यहाँ मे है, तो ये जो मे है ये है डायरेक्ट स्पीच में, और इनडायरेक्ट स्पीच में मे का हो जाता है माइट। अब ऑप्शंस देखिए, यहाँ मे है ये रॉन्ग, कैन है ये रॉन्ग, यहाँ माइट है और यहाँ पर भी माइट है। अब देखिए टुडे का हो जाता है डेड डे, ओके, और यहाँ पर है रेनी टुडे, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ है डेड डे, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, डन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर आपको पैराजम्बल दिया गया है, ये एक कोहेरेंट पैसेज है और इसे आपको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पता करेंगे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। तो यहाँ देखिए, मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट, पहले कोई चीज़ क्या है फिर उसका कंपोनेंट देखेंगे। नेक्स्ट है द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर, तो यहाँ मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में बात की जा रही है। CPU क्या हो जाएगा उसका कंपोनेंट, तो इससे स्टार्ट होगा नहीं। ये क्या है, 1 वाले से मैंने पहले आपको बताया कि स्टार्ट नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा वो भी बताया कि कंपोनेंट की बात तो तब होगी कि पहले वो चीज़ क्या है वो पता हो, तब तो हम पता करेंगे कि उसका कंपोनेंट है। अब हमें कैसे पता कि कंपोनेंट किस चीज़ के कंपोनेंट की बात हो रही है, कंप्यूटर के, फ़ैन के, या फिर किसी और मशीन का, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाला दिस से स्टार्ट हो गया, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब बचा सिर्फ 1 वाला, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए मैं इसका मीनिंग आपको बताती हूँ। यहाँ बोला गया है कि द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों कंपोनेंट की बात हो रही है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक आधुनिक कंप्यूटर, तो यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि एक जो आधुनिक कंप्यूटर है वो कैसा है और क्या है। तो एक आधुनिक कंप्यूटर की संरचना कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों का जटिल संयोजन होता है, ओके। तो यहाँ पर मॉडर्न कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई है, तो आ जाएगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस 2। अब देखिए द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU, विच एक्ट एज अ ब्रेन ऑफ मशीन। अब पहले बताया गया कि ये मॉडर्न कंप्यूटर बना किन किन चीज़ों से होता है, तो उसमें बताया गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों यूज़ होता है। अब इसमें से भी इन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, तो वो होता है CPU। और ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के ब्रेन की तरह काम करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये 1 वाला आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगर जो यहाँ पर CPU की बात चल रही है तो CPU से ही रिलेटेड लाइन आएगा इसके बाद, द CPU वर्क्स इन टेंडेम विद मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस एंड इनपुट आउटपुट पेरिफेरल टू प्रोसेस डाटा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि CPU जो है वो मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ मिलकर डेटा को प्रोसेस करता है, ओके। तो यहाँ पर अब CPU का काम क्या है वो डिफाइन किया गया। अब इसके बाद देखिए, दिस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ कंपोनेंट अलाउ द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट अ वाइड रेंज ऑफ टास्क फ्रॉम सिंपल कैलकुलेशन टू कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन। तो यहाँ पर ये कंक्लूजन बता रहा है कि अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसके वजह से, इन सभी भागों के मिलकर काम करने से कंप्यूटर कई तरह से काम कर पाता है, चाहे वो सिंपल कैलकुलेशन हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कोई टास्क हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसको हमने कितने इजी तरीके से सॉल्व किया, बाय ऑप्शन एलिमिनेशन भी देख लिया आपने और मीनिंग के साथ भी।
तो ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। डन। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर पैराजेम्बल से ही। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता करना है, तो इट से होगा नहीं, ये कट कर दो आप। अब बचा टू टू टू, तो टू वाले को पढ़िए। डेटा एनालिटिक्स इज ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न बिजनेस। ये वाला पैराजेम्बल भी पहले पढ़ा चुके हैं, चलिए अब दोबारा से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो डेटा एनालिटिक्स यानी कि जो डेटा विश्लेषण है वह आधुनिक व्यापार को बदल रहा है। ओके, जो अभी मॉडर्न बिजनेसेस है उसमें चेंजेस ला रहा है ये डेटा एनालिटिक्स। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये भी 2 से स्टार्ट है, ये भी, ये भी, ये भी, ये 3 से है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके बाद 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। अब इसके बाद कौन सा लाइन आएगा वो देखिए। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग लार्ज डेटा। अब इस डेटा एनालिटिक्स में क्या क्या काम हो रहे हैं, तो वो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है डेटा को कलेक्ट करना, प्रोसेस करना और इसे इंटरप्रेट करना, यानी कि इसमें बड़े डेटा को इकट्ठा करना, प्रोसेस करना और समझना शामिल है। तो यहाँ पर इसके बाद यही आएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले बताया गया कि डेटा एनालिटिक्स है क्या, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर इसका प्रोसेस बताया गया है। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि 1 आएगा। अब 1 में क्या है, दिस प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग और इंटरप्रेटिंग लार्ज डेटा, इतना सारा काम होने के बाद ये सच में हमें ऐसे इंफॉर्मेशंस देगा जिससे कि डिसीजन मेकिंग ईजी होगा, यानी कि इससे तुरंत जानकारी मिलती है जिससे सही निर्णय लिया जा सकता है। ओके, अब इसके बाद आएगा 4 वाला। Companies leverage data is identify trend and consumers behavior, यानी कि कंपनियां डेटा का उपयोग करके ट्रेंड पहचानेंगी और ग्राहकों के व्यवहार का अनुमान लगाती हैं। ठीक है, तो यही होता है डेटा एनालिटिक्स। तो ये बताया जा रहा है कि कंक्लूजन कि इसके वजह से इसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है, कंपनियों में हो रहा है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक है पैसेजेस से, और पैसेजेस में हम लोग जैसा कि अब तक करते आए हैं, मैक्सिमम एसएससी में हमने एनालिटिकल पैसेज ही देखे हैं, लेकिन ये पैसेज जो है ये है बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव, यानी कि ये है एक फैक्चुअल साइंटिफिक पैसेज। यहाँ पर आपको बटरफ्लाई के मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया गया है, यानी कि ये एक साइंस से रिलेटेड पैसेज है और इसके अंदर फैक्ट्स बताए गए हैं मेटामॉर्फोसिस के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, एक ऐसा पैसेज है जो कि है फैक्चुअल पैसेज। तो अब देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगी फैक्चुअल पैसेज को पहचानते कैसे हैं। जो फैक्चुअल पैसेज होता है ना, उसको आइडेंटिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप, लैंग्वेज को देखकर। अगर पैसेज में साइंटिफिक वर्ड्स यूज हुए हों, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर यूज हुआ है, लार्वा, हीमोलिम्फ, तो ये सारे साइंटिफिक और बायोलॉजिकल टर्म है। यह इमोशनल या फिर ओपिनियन बेस्ड नहीं है, प्योर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एनालिटिक्स में आपने ज़्यादातर देखा होगा इमोशन दिखाया जाता है, किसी चीज़ को एनालाइज किया जाता है, खुद के ओपिनियन दिए गए होते हैं, बाकी समाज में क्या चल रहा है वो दिखाया जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा सेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको, अभी मैं पैसेज पढ़ाऊंगी तो देखेंगे आप। एंड यहाँ पर प्योर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2, यहाँ पर लेखक का टोन का अंदाज़ा लगाते हैं हम। न्यूट्रल है, इन्फॉर्मेटिव है और एक्सप्लेनेटरी है, यानी कि लेखक का टोन किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना, ऐसा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ पर लेखक किसी चीज़ को ना क्रिटिसाइज करेगा, नहीं किसी चीज़ का फेवर लेगा और ना ही किसी चीज़ के बारे में डीपली एनालाइज करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रल होगा, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि अगर न्यूट्रल है प्लस इन्फॉर्मेशन दे रहा है और एक्सप्लेन भी कर रहा है किसी चीज़ को,
तो वो क्या हो जाता है, एक फैक्चुअल पैसेज। यहाँ पर देखिए कोई ओपिनियन नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, सिर्फ प्रोसेस समझाया जा रहा है। जैसे कि द लाइफ साइकिल इनिशिएट्स, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल के बारे में बताया जाएगा, तो ये एक्सप्लेनेशन है, जजमेंट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। एनालिटिकल पैसेज में आपने देखा होगा ज़्यादातर जजमेंट दिया गया होता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आप फ्लो एनालाइज करेंगे। फ्लो का मतलब कि पूरा पैसेज एक प्रोसेस एक्सप्लेन करेगा कि इसके बाद ये प्रोसेस होगा, इसके बाद ये प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे कि एग स्टेज, कैटरपिलर स्टेज, क्राइसेलिस स्टेज, बटरफ्लाई स्टेज। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी स्टेजेस की। तो प्रोसेस को एक फ्लो में जाता हुआ आपको नज़र आएगा। तो ये आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन है और इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये एक फैक्चुअल है। अब देखिए कोई आर्गुमेंट है क्या, ये आपको चेक करना है। ऑथर डिबेट कर रहा है, हाउ, बट, क्रिटिक्स, ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए हैं। आपने जैसा कि आज तक देखा है कि एनालिटिकल पैसेज में मोस्टली मैंने आपको जो वर्ड्स टिक कराए हैं वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज या कॉन्ट्रास्ट शो करने वाला वर्ड्स होता है, जैसे कि हाउ, बट, येट, वाइल, ये सारे क्रिटिक। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। नहीं है इसका मतलब ये पैसेज एनालिटिकल नहीं है। अगर ये वर्ड्स नहीं है तो ये पैसेज एनालिटिकल नहीं है, ओके। अब देखिए फैक्ट वर्सेस आइडिया, इसमें क्या है, बायोलॉजिकल फैक्ट है, प्रोसेस एक्सप्लेनेशन है, या फिर साइंटिफिक टर्म्स है। अगर ये तीनों हैं तो ये है एक फैक्चुअल पैसेज, ओके। बायोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, किसी चीज़ का प्रोसेस है, और साइंटिफिक टर्म्स यूज़ हुए हैं, तो वो हो जाता है फैक्चुअल पैसेज। टाइप क्या है, फैक्चुअल, साइंटिफिक, एक्सप्लेनेटरी, ओके। अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई एपिटोमाइज वन ऑफ नेचर्स मोस्ट इंटीग्रेट एंड कैप्टिवेटिव ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तितली का रूपांतरण प्रकृति के सबसे जटिल और आकर्षक बदलाव में से एक है। द लाइफ साइकिल इनिशिएट्स विद द डिपोजिशन ऑफ फ्रेजाइल एग ऑफ्टन हिडन on the underside of leaves, ensuring immediate access to nourishment upon hatching। यानी कि इसका जीवन चक्र नाजुक अंडे में से शुरू होता है जो पत्तों के नीचे रखे जाते हैं। फिर यहाँ पर आपने देखा कि चीज़ें कैसे एक्सप्लेन की जा रही हैं, एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि ये बटरफ्लाई का जो प्रोसेस है रूपांतरण का, ये प्रकृति का एक सबसे सुंदर रूपांतरण माना जाता है। और इसका प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, लाइफ साइकिल इसका स्टार्ट होता है अंडे से। जब वो अंडा एक नाजुक स्थिति में होता है, पत्ते के नीचे छुपा होता है, तो पहला स्टेज आपको मिल गया देखने को। अब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, Once emerge the larva or caterpillar enters a phase of relentless consumption, devouring foliage to fuel its rapid growth। अब यहाँ पर बोला गया है कि अंडे से निकलने के बाद जो कैटरपिलर होता है वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। During this stage, it undergoes multiple molds, shedding its rigid exoskeleton to accommodate its expanding form। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि इस दौरान वह कई बार अपनी त्वचा को बदलता है। This insatiable feeding period is essential for amazing the energy required for the subsequent dramatic metamorphosis। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यह लगातार खाने का समय आगे के बदलाव के लिए ज़रूरी ऊर्जा देता है, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक अंडे से स्टार्ट हुआ इसका जीवन, और धीरे धीरे ये एक्स्ट्रा खाना खाते खाते इसका जो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है और इसका ग्रोथ हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जो पैसेज एनालिटिकल होता है वो लेंदी होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये फैक्चुअल पैसेज है, ये सिर्फ 2 पेजेस में ही है, ठीक है। अगर आप
यहाँ पर जो मैंने इतने सारे ब्लैंक छोड़े हैं, इसे भी ना छोड़ा जाए तो मैक्सिमम ये 1.5 पेज में ही ख़त्म हो जाएगा। छोटा पैसेज है तो इसीलिए साइज़ से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक एनालिटिकल पैसेज नहीं होगा। वैसे साइज़ से तो अनुमान लगाना थोड़ा इर्रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साइज़ से अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जो कुछ-कुछ वर्ड्स मैं आपको आइडेंटिफ़ाई करके बताती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ओके? अब यहाँ पर देखिए, द ट्रांज़िशन इनटू द प्यूपल स्टेज एनकैप्सुलेटेड विदिन अ क्राइसैलिस मार्क्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोलॉजिकल फिनोमेना। अब यहाँ पर बोला गया है इसके बाद वह प्यूपा यानी कि कोकून अवस्था में चला जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना होता है बायोलॉजिकली। इनसाइड द कैटरपिलर्स स्ट्रक्चर्स आर enzymatically dismantled and reconstructed into entirely new forms, wings, antenna, and compound eyes emerge through a sophisticated process known as histogenesis। अब मैंने आपको बताया कि जैसे कि हिस्टोजेनेसिस हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल पैसेज है, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अंदर उसका शरीर टूटकर फिर से एक नए रूप में बनता है। उसमें क्या-क्या होता है? पंख, एंटीना और आँखें बनती है। इस प्रक्रिया को हिस्टोजेनेसिस कहा जाता है। अब देखिए, अपॉन कंप्लीटिंग दिस हाइडन ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन छिप कर हो रहा है, यानी कि इसमें जो बदलाव हुए हैं, द एडल्ट बटरफ्लाई स्ट्रगल्स फ्री इट्स क्रम्पेल्ड विंग्स नीडिंग टू बी इन्फ्लेटेड विद hemolymph and dried before flight is possible। अब देखिए, बदलाव पूरा होने के बाद तितली बाहर निकलती है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस गुप्त रूपांतरण के पूरा होने के बाद जो एडल्ट तितली है वो संघर्ष करते हुए मुक्त हो जाती है, यानी कि उस कोकून से बाहर निकल जाती है। उसके सिकुड़े हुए पंख को उड़ान भरने से पहले हीमोलिम्फ से फुलाया और सिकुड़ाया जाना आवश्यक होता है। वंस एयरबोर्न द बटरफ्लाइज एग्जिस्टेंस centered on reproduction, perpetuating the species before its ephemeral life concludes। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक बार हवा में उड़ने के बाद तितली का जीवन रिप्रोडक्शन पर केंद्रित हो जाता है, जिससे वह अपनी क्षणभंगुर जीवन अवधि समाप्त होने से पहले प्रजाति को बनाए रखती है, ठीक है? यानी कि मरने से पहले वो रिप्रोड्यूस करती है, जिससे कि इसकी प्रजाति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है? उड़ने के बाद उसका मुख्य काम प्रजनन होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है। दो ऑफ्टन रोमांटिसाइज्ड द बटरफ्लाइज लाइफ साइकिल underscore a rigorous narrative of survival, adaptation, and evolutionary precisions, offering profound insight into the fragile balance of ecosystem। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह जीवन चक्र हमें प्रकृति के संतुलन के बारे में सिखाता है। कैसे सिखाता है? जैसे कि तितली के जीवन चक्र को अक्सर रोमांटिक रूप में दिया जाता है, लेकिन यह वास्तविक अनुकूलन और विकासवादी सटीकता की एक कठोर कहानी को रेखांकित करता है, जो पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ओके, और इसका काम क्या होता है? इकोसिस्टम को ये बैलेंस करती है। ओके, इससे हमें प्रकृति के संतुलन के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर आपने पैसेज में क्या क्या देखा? साइंटिफिक वर्ड्स देखे, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये टर्म्स देखे, एंड यहाँ पर आपने प्रोसेस देखा। फर्स्ट प्रोसेस क्या था? एग वाला, फिर उसके बाद उसका एक कोकून के अंदर डेवलपमेंट हुआ, फिर वो बाहर निकली। ओपिनियन आपने देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ फैक्ट था, ठीक है? तो ये क्या था? एक फैक्चुअल साइंटिफिक पैसेज था।
ओके। यहाँ पर आपको कॉमन कन्फ्यूज़न क्या आता है कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो लाइफ, ट्रूथ और एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि फिलोसॉफिकल पैसेज होता है, उसमें आता है, और एनालिटिकल पैसेज में आर्ग्यूमेंट एंड ओपिनियंस आते हैं। लेकिन यहाँ क्या था, क्लियर प्रोसेस एंड फैक्ट एंड साइंटिफिक चीज़ें थी, तो इसीलिए एक साइंटिफिक यानी कि फैक्चुअल पैसेज है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि तितली का लाइफ साइकिल बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, एग, कैटरपिलर, देन उसके बाद क्राइसैलिस, देन बटरफ्लाई। फिर यहाँ पर साइंटिफिक टर्म्स यूज़ हुए हैं, कोई डिबेट, कोई ओपिनियन नहीं था। यहाँ आपको फाइनल कंक्लूजन भी देखने को नहीं मिला, इसीलिए ये एनालिटिकल पैसेज नहीं है, यह फैक्चुअल, साइंटिफिक और एक्सप्लेनेटरी पैसेज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ें देख ली। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज विच इज़ इन पैसिव वॉइस। अब आपको यहाँ पर वो सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है जो कि पैसिव वॉइस में हो। तो आपने अक्सर देखा है जो पैसिव वॉइस होते हैं ना, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर देखने को मिलता है। ये अब आप एक ट्रिक की तरह यूज़ कर सकते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जिस ऑप्शन में होगा वही स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेट्स है यानी कि V1 है, ये होगा नहीं। एपिटोमाइजेज है यानी कि ये V5 है और ये भी V5 था। ओके, तो ये दोनों ही क्या है, सिंपल प्रेजेंट को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर V3 का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए इनफ्लेट्स है, ये भी V5 है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्स आर डिसमेंटल्ड यानी कि V3, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच स्टेटमेंट कंटेन द रिलेटिव क्लोज। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें कि रिलेटिव क्लोज है। तो रिलेटिव क्लोज जो होता है उसमें आपको चेक करना चाहिए कि जो रिलेटिव प्रोनाउन अगर गिवन है, जैसे कि विच, हूँ और डैट, ये वर्ड्स क्या दर्शाते हैं, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो अगर ये किसी सेंटेंस में या ऑप्शन में गिवन है तो वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर आप इनमें देखेंगे तो इसमें कहीं विच, डैट ये सब नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये तीनों हो जाएंगे रॉन्ग। यहाँ पर दिया गया है कि द लार्वा विच, यानी कि लार्वा जो कि, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन, ये इसको रिलेट कर रहा है। अंडरगोज मल्टीपल मोल्ड्स एंड ग्रोथ्स रैपिडली, तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, इसके बाद ये जो क्लोज आया है ये क्या है, रिलेटिव क्लोज है। ओके, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4, इसी में है रिलेटिव क्लोज। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज ड्राइव्ड बाय एडिंग अ ग्रीक ओरिजिन सफिक्स मीनिंग फॉर्मेशन और ओरिजिन। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि ग्रीक ओरिजिन का है और उसमें जो सफिक्स यूज़ हुआ है। सफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड के एंड में लगता है उसी को हम बोलते हैं सफिक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है कि सफिक्स कौन सा है, वो सफिक्स जिसका मतलब या तो फॉर्मेशन है या तो ओरिजिन है। ओके, आपको पता है फॉर्मेशन और ओरिजिन के लिए यूज़ क्या होता है, जेनेसिस। ओके, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर ओरिजिन। यहाँ पर किसी में जेनेसिस का यूज़ नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं हुआ, यहाँ क्या है, जेनेसिस। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्रूशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर विद इन द क्राइसैलिस। तो यहाँ पर क्राइसैलिस के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए द ट्रांजिशन इनटू प्यूपल स्टेज एंड कैप्सूल विद इन क्राइसैलिस। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्यूपल स्टेज होता है जो कि पूरा का पूरा क्राइसैलिस के अंदर होता है। अब इसके अंदर द कैटरपिलर्स स्ट्रक्चर इज एंजाइमेटिकली डिसमेंटल्ड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इनटू एंटायर न्यू फॉर्म।
तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो क्राइसेलिस वाला प्रोसेस है, इसके अंदर जो बटरफ्लाई होती है वो प्यूपा स्टेज में होती है और ये एक कैटरपिलर स्ट्रक्चर है। अब इस कैटरपिलर स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है ना, ये जो बटरफ्लाई है वो रिकंस्ट्रक्ट होती है, यानी कि दोबारा से नया फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी कि कोकून से एक बटरफ्लाई का रूप ले रही होती है, जहाँ पर आपने देखा कि विंग्स, एंटेना और आइज डेवलप होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कैटरपिलर्स एक्सोस्केलेटन, यानी कि एक्सोस्केलेटन का जो स्ट्रेंथनिंग होता है वो इस स्टेज में होता है नहीं। इंक्रीज इन लीव कंजम्पशन, ये तो शुरू का ही स्टेज हो गया। क्राइसेलिस से पहले ही वो लीव कंजम्पशन स्टार्ट कर देता है जब वो एग से निकलता है तभी। ठीक है, अब देखिए, इन्फ्लेमेशन ऑफ बटरफ्लाई विंग्स, नो। रीबिल्डिंग ऑफ द कैटरपिलर इनटू अ बटरफ्लाई थ्रू हिस्टोजेनेसिस, जब ये क्राइसेलिस हो रहा होता है तो उसके अंदर ये कैटरपिलर जो होता है वो बटरफ्लाई के अंदर चेंज हो रहा होता है, अंदर ही अंदर प्यूपल स्टेज में। ठीक है, तो रीबिल्डिंग होती है कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। ओके, और इसको, इस प्रोसेस को बोला जाता है हिस्टोजेनेसिस। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन द पैसेज द वर्ड एफीमेरल मोस्ट नियरली मीनिंग। अब ये जो एफीमेरल है इसका मतलब क्या है और इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसका एकदम करेक्ट मीनिंग दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जो एफीमेरल है ना, ये होता है क्षणिक। ओके, एंड अभी जब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे तो इसके सिनोनियम में मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये जो एफीमेरल होता है ये होता है क्षणिक। ओके, तो इसके जो सिनोनियम है वो क्या है, टेम्परेरी है, फ्लीटिंग है, मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है एंड ट्रांजिटरी। तो ये इसके सिनोनियम्स थे, तो यहाँ पर हमको एफीमेरल ही दे दिया। अब यहाँ पर आप उन ऑप्शंस को देखिए कि इनमें से क्या कोई सा उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। कुल मिलाकर यहाँ से आपको यही सीखना है कि एफीमेरल का मतलब होता है क्षणभंगुर, यानी कि कम समय के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब भी क्षणिक होता है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। डन। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर होता है ख़त्म। और अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। अगर जो आपको कोई सा PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा कर के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग।